हेलो एवरीवन, मैं आपको कक्षा छठी की विज्ञान विषय पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ 1 से, है ना। चलो, पाठ 1 क्या नाम है? भोजन। यह है कहाँ से आता है। तो बात हो रही है भोजन की। तो भोजन को हम किन किन नामों से जानते हैं? आहार है, ठीक है, खाद्य सामग्री है, खाद्य पदार्थ है, खाना है ना। इन नामों से भी हम जानते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भोजन की बात हो रही है तो भोजन हम किसे कहते हैं? जो हम खाना खाते हैं, है ना। तो खाना तो खाते हैं, पर यदि हम परिभाषा के रूप में पूछें तो क्या होगा? तो आप क्या कहोगे कि वह पदार्थ जिनमें विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल ये उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? भोजन कहलाते हैं, जिसे सारे संसार ग्रहण करते हैं, है ना। सारे संसार के लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। अभी ये तो हो गया है। अब हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं, भोजन क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं हम? ताकि हमें एनर्जी मिल सके, है ना। ये हम भोजन के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जैसे देखो, भोजन क्या करता है? भोजन हमारे शरीर की वृद्धि करता है, ठीक है। जो क्षतिग्रस्त अंग रहते हैं उनकी मरम्मत करता है या पुनर्निर्माण करता है। जैसे आपको कोई चोट लगी हुई है तो आपको डॉक्टर सलाह देते हैं कि ये फल फ्रूट्स खाना है, ये खाना है, आपको ये नहीं खाना है, मतलब डाइट करना है ना। तो क्या ऐसा होता है कि आपको चोट लगी और आपको खाना नहीं दिया जाता हो? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो क्या होता है? भोजन हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। हाँ, जब आपको भूख लगती है और आपसे उस समय कहा जाए कि आप प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए, तो आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग भी काम ही नहीं करेगा, आपको सिर्फ खाने की ही पड़ी रहेगी। क्योंकि आपको भूख लगती है, आपका पेट खाली रहता है, तो आप ये सोचते हो कि मुझे कब खाने को मिल जाए, है ना। क्योंकि उससे आपको एनर्जी मिलती है। यदि आप थक चुके हो और आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है और खाना नहीं खाया है तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। वहीं भोजन खाने के बाद आपको एनर्जी मिल जाती है ना। तो आप बहुत सारे काम भी कर सकते हो, है ना। जब आपको एनर्जी मिल जाती है तो आप बहुत सारे काम भी कर सकते हो। फिर आपसे कोई उछल कूद करने को कहे, कोई भी काम करने को कहे, तो आप बेफिक्र होकर आराम से हाँ भर दोगे और काम भी कर दोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा 1.1 क्या है? विभिन्न खाद्य पदार्थ है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हम क्या खाते हैं। तो आपको यहाँ पर विद्यार्थी या दोस्त का नाम लिखना है। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ। तो आपने पूरे दिन में क्या खाया है? जैसे आपने नाश्ते में क्या खाया है? पराठे खाए हैं। आपने दिन में खाना में क्या खाया है? जैसे कि दाल चावल सब्जी रोटी, है ना। और शाम को फिर आपने मछली अंडे वगैरह खाए हुए हैं। तो आपको एक दिन का आपने जो भी खाए हुए हो उसकी लिस्ट बनाना है, बस इसमें इतना ही करना है। आगे है कि भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। बिल्कुल सही है ना। भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, पर ये खाने की चीज़ें बनी किससे हैं? ये हम एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, पके चावल। तो हम यदि पके चावल बनाते हैं तो उसके लिए पहले क्या चाहिए रहता है? कच्चे चावल लेते हैं, जल लेते हैं, नमक लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इस तरह हमारे चावल पक जाते हैं और वो पके चावल कहलाता है। तो पके चावल बनाने के लिए हमें क्या क्या लगा? जल, नमक, कच्चे चावल, है ना। तो इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थ हैं, संघटकों की आवश्यकता होती है। तो एक तरीके से हम संघटक, तो संघटक जो है हम उसे संघटक को हम क्या कह सकते हैं? जैसे कोई भी अवयव है ना। संघटक जैसे कोई भी अवयव है या जैसे कोई भी पदार्थ है उसको तैयार करने में लगी हुई सामग्री संघटक कहलाता है ना। जैसे हम पके चावल बना रहे हैं तो पके चावल एक संघटक हो गया, लेकिन उसके अवयव क्या हो जाएंगे जो हमें
लगा हुआ है सामान। जिस पके चावल बनाने के लिए कच्चे चावल है, जल है, नमक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। चलो, लेकिन हाँ, आपको ये भी याद रखना है कि पहले ही पके चावल बनाने के लिए हमें 2 पदार्थों की आवश्यकता हुई, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे भोजन तैयार करने में सिर्फ 2 ही संगठकों की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये 2 से अधिक संगठकीय पदार्थों की आवश्यकता भी होती है। जैसे आप नीचे तालिका देखिए, इसमें लिखा है खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। जैसे रोटी संगठक हो गया और उसके अवयव हो गए हैं आटा और जल। ठीक है, इससे तो आपको समझ में आ गया है। क्यों? रोटी बनाने के लिए आटे की ज़रूरत रहती है, जल भी रहता है और नमक भी रहता है। इसमें नमक नहीं दिया हुआ है, आप नमक भी ऐड कर सकते हैं। दाल है तो दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले, है ना। ऐसे आप तो बहुत सारी चीज़ें हैं खाने में के संगठक, और आप उनके अवयव भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पके हुए चावल के बारे में बात की थी, तो वो जो चावल था, है ना, वो जो चावल थे तो वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए? पौधों से। पौधों से तो ये देखो, ये ए नंबर पर दिया हुआ है धान का खेत। तो आपको याद रखना है, जो धान का खेत है मतलब ये चावल हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि धान अलग चीज़ होती है और चावल अलग चीज़ होती है। आपने कभी किसी से सुना होगा कि तुमने खेत में क्या बनाए हो, क्या क्या लगाए हुए हो, तो सामने वाला पर्सन बोलता है धान लगाए हुए हैं, है ना। तो आप ये समझ जाना कि इन्होंने चावल लगाए हुए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें तो ये जो चावल, ये धान है, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? पौधों से। तो बात यही हो रही है कि जो खाद्य सामग्री है ना, जो हम खाते हैं, तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है ना। जैसे फल है, फ्रूट है, सब्जियां हैं, तो ये हमें पादप से प्राप्त होते हैं। पादप मतलब पौधों से। ठीक है, और मुर्गा, अंडा, मछली, मांस, दूध, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतुओं से, है ना। तो स्रोत का मतलब होता है कि जो हमें जिस जगह से प्राप्त हो। तो ये सोर्स कौन कौन से 2 हो गए हैं, एक पादप और एक जंतु। तो आप समझ गए हो कि खाद्य सामग्री के स्रोत कितने हैं? 2 है। कौन कौन से? पादप और दूसरा जंतु। क्लियर है? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये तालिका में दिया हुआ है खाद्य व्यंजन मतलब संगठक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। संगठक, खाद्य मतलब संगठक, जैसे उन्होंने दे दिया है इडली, तो कच्ची सामग्री अवयव हो गए हैं। तो क्या क्या है? चावल है, उड़द की दाल है, नमक है, जल है। इडली बनाने के लिए इतने अवयव हो गए हैं। अब ये चावल हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? पौधों से, पादप से। चिकन है, हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? जंतु से। खीर है, दूध जंतु से, चावल पौधों से। क्लियर है? इस तरह आप अपनी और भी सामग्री तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, तालिकाओं को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, है ना। तो सबसे पहले मैं मेन हेडिंग बता देती हूँ। देखिए, भोजन है, पहले हम डायग्राम पर ध्यान दे देते हैं। आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है, तो आपको ये देखना है कि ये याद रखना है कि जो पौधे रहते हैं पूरा, उसमें 2 तंत्र होते हैं। पहला है हमारा प्ररोह तंत्र और दूसरा है हमारा मूल तंत्र। प्ररोह तंत्र क्या होता है? जो हमें दिखाई देता है। मूल तंत्र जो हमें नहीं दिखाई देता है। क्या हमें जड़ दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है ना, इसलिए वह मूल तंत्र कहलाता है। तो मूल तंत्र भी कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक है मूल तंत्र, दूसरा है प्राथमिक मूल और दूसरा है द्वितीयक मूल, है ना। तो जो पहली जड़ होगी वो प्राथमिक मूल, जो दूसरी जड़ होगी वो द्वितीयक मूल है। जो सबसे स्टार्टिंग की जो जड़ रहेगी वो प्राथमिक मूल, और जो उसके बाद की जो नीचे की जड़ रहेगी वो द्वितीयक मूल। चलो, मूल तंत्र तो समझ लिया है हमने। अब बात करते हैं प्ररोह तंत्र, मतलब जो भाग हमें दिखाई देते हैं। पुष्प के बारे में आपको पता है, पुष्प जो रहते हैं, ठीक है, फल है जो लगे रहते हैं, खाने योग्य होते हैं, ठीक है।
तना है जो बिल्कुल हमें ये सीधी दिखाई दे रही है। तने को हम स्तंभ भी बोलते हैं, भूलना नहीं है आपको। पत्तियाँ, इसके बारे में भी जानते हैं आप, है ना। उसके बाद ये देखो, ये बीच में है ना कली टाइप की जैसे ये निकल रही है ना, ये देखो यहाँ पर। तो ये क्या है? कली का है। क्या है? कली का। ये कली जैसी दिख रही है तो आप क्या बोलोगे? कली का। ठीक है। अब ये जो कली है, या फिर हम ये कहें कि तना है और ये जो पत्ती है, ये इनके जो बीच का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं, है ना। आपको याद रखना है। इसी तरह जो इंटरनोड, इंटरनोड क्या होता है कि जो हमारा ये बीच का, जैसे मान लो ये फर्स्ट वाला, एक सेकेंड, जो हमारा ये फर्स्ट वाली जो पत्ती है, ये पत्ती की ये जो लाइन है और ये सेकंड वाली की जो है, तो इनके बीच का जो गैप है यही क्या कहलाता है? इंटरनोड। क्या कहलाता है? इंटरनोड। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो ठीक है, एक बार मैं फिर भी बोल देती हूँ कि जो पौधे रहते हैं उनमें दो तंत्र रहते हैं, प्ररोह तंत्र, मूल तंत्र। प्ररोह तंत्र जो हमें दिखाई देते हैं, जिनके नाम आपको ये यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और मूल तंत्र ये जो नीचे हैं जिन्हें हम जड़ बोलते हैं। ऊपर भी ऊपरी जड़ है तो प्राथमिक मूल है, बाकी दूसरी जो जड़ है या नीचे की जड़ है वो द्वितीयक मूल है। क्लियर है? चलो, वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद है ना। तो अब हम यहाँ आते हैं, तो ये हो गया है। तो देखो, फल भी हम खाते हैं, है ना। कुछ पौधों के बहुत से दो से अधिक भाग जो रहते हैं वो खाने योग्य होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो पौधों के जो भाग रहते हैं वो दो से अधिक खाने योग्य होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन जाता है, एक सेकेंड, क्वेश्चन भी बन जाता है कि पौधे के कितने भाग खाने योग्य होते हैं। तो आप बोल सकते हो दो या दो से अधिक, है ना। तो पौधे के दो से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। ठीक है, उदाहरण भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरसों का बीज है, जो सरसों का पौधा है उसके जो बीज है वो तेल में यूज़ होता है और पत्ती का उपयोग साग बनाने में होता है। तो दो तो हमने उपयोग यही बता दिए हैं। ठीक है, ठीक है। एक चीज़ और आपको बताना है, जो सीताफल उसे हम काशी फल भी बोलते हैं। याद रखना, जो सीताफल रहता है उसे काशी फल भी बोलते हैं। ठीक है, चलो आओ देखो। इसके बाद पौधे और क्या है कि सारे पौधे जो है ना अलग अलग होते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, जैसे हमने अभी पढ़े हुए हैं कि जो सरसों है उसके जो बीज है उससे हमें तेल प्राप्त होता है, पत्तियों से साग बनते हैं। तो ऐसे जो अलग 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 अनेक प्रकार के जो पौधे रहते हैं, तो क्या होता है, कभी हमारे लिए तना काम रहता है खाने योग्य, तो कभी पुष्प भी खाने योग्य रहते हैं, और फल तो रहते ही हैं, है ना। तो और क्या होता है, कभी हम जड़ भी खा लेते हैं, मतलब जड़ कभी तना तो हम किसी न किसी रूप में खाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। चलो, जैसे ये दे दिया है हमें, ये तालिका दी हुई है खाद्य पदार्थ के मुख्य सोर्स की तरह पौधा, है ना। संगठक सोर्स और पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है। तो बैंगन का भरता है, बैंगन मिर्च मसाले के रूप में ये कोई अन्य। तो पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है तो क्या है? फल है। बैंगन क्या है? फल है। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन ये किसी अन्य पौधे से, तो किससे? बीज से। पौधे का कौन सा भाग कहलाता है? बीज कहलाता है। आगे बढ़ें। चलो देखो, यहाँ पर दो चुटका चुटकी दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर वो हमें सतर्क कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप जो भी अनजान पौधे रहते हैं आप उनका परीक्षण ना करें, क्योंकि कुछ पौधे जहरीले भी होते हैं, मतलब विषैले होते हैं, जो खाने योग्य नहीं होते हैं, है ना। तो जिस पौधों के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो कृपया कर आप उनका परीक्षण ना करें। और यदि आप परीक्षण करना चाहते हैं तो आप किसी अपने से बड़ों से जो उस पौधों के बारे में जानते हैं तो उनसे संपर्क करें। ठीक है, फिर परीक्षण करें। अब देखो, यहाँ पर मूंग और चने दिए हुए हैं, है ना। तो पहले तो बिल्कुल साबुत दिख रहे हैं आपको।
अब उन्होंने क्या किया है, एक दिन के लिए एक पात्र में मूंग और चने को जल से भर दिया है। दूसरे दिन उन्होंने देखा बीज कैसे हो गए हैं, अंकुरित हो गए हैं। पता कैसे चला हमें, इसमें ये सफ़ेद संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गए हैं, अंकुरित हो गए हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शहद कहाँ से आता है, यह कैसे उत्पादित होता है। मधुमक्खी का छत्ता तो आपने देखा है, ये बहुत भिन्न भिन्नाती भी हैं। मधुमक्खियाँ जो हैं फूलों से मकरंद, मतलब क्या होता है, मीठा रस। मीठा रस को मकरंद बोलते हैं, मकरंद को मीठा रस बोलते हैं। कृपया कर आप ये भूलें ना, है ना। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, मीठा रस एकत्रित करती हैं और अपने छत्ते में भंडारित करती हैं, है ना। और क्या कहते हैं, ये हमें, है ना, वर्ष भर उपलब्ध नहीं होते हैं, बस कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। लेकिन क्या, लेकिन ये कि वो मीठा रस जो भंडार करती हैं वो इतना एकत्रित कर लेती हैं कि वो हमें साल भर उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, ओके। जंतु क्या खाते हैं, देखो आपने कभी कभी पक्षियों को भी छोटे छोटे कीट पतंग खाते हुए देखा होगा। छिपकली को भी कभी आपने, जो बल्ब रहते हैं वो छोटे छोटे फुद्दा फुद्दी या कीट हम जिसे बोलते हैं वो होते हैं। तो छिपकली क्या है, वो छोटे छोटे कीटों को खाती है। देखा कि नहीं देखा, नहीं देखा। अच्छा, तो एक काम करना, जब नाइट में गर्मी में बल्ब जलते हैं, उनके पास, उस बल्ब के पास छोटे छोटे कीट इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ देखना छिपकली आती है और उन कीटों को खाती है। तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है कि गिलहरी अखरोट खा रही है। ठीक है, अब उन्होंने बोल दिया जंतु और उनका भोजन। ठीक है ना। तो अब जंतु और उनका भोजन, जीव का नाम लिख दिया उन्होंने, भैंस है। घास खाती है खली भूसा अनाज पत्ती, ये खाती है। बिल्ली छोटे जंतु पक्षी और दूध भी पीती है ना। हम हमारे घर में देखते हैं, हम मतलब दूध का बड़ा ख्याल रखते हैं कहीं बिल्ली आकर दूध ना पी जाए। चूहा है, बिल्ली जो है चूहे को भी खाती है, इसमें लिखा है जंतु, मतलब चूहा भी जंतु है, मतलब जंतुओं को खाती है वो। शेर है, शेर भी जंतुओं को खाता है ना। बाघ है, वो भी जंतुओं को खाता है। मकड़ी है, और छिपकली कीट खाती। गाय बस घास अकेला खाती है और फूल पत्तियाँ वगैरह खाती हैं, है ना। मनुष्य तो सर्वाहारी है, मतलब क्या है, वो जंतुओं को भी खा लेते हैं और पादप सोर्स से प्राप्त अनाजों को भी खा लेते हैं, मतलब फल फ्रूट सब्जियों को भी। और तो इसीलिए अब वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, मतलब वो सर्वाहारी है। तितली है, कौआ है ना, और अन्य है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, यहाँ पर दिया है शाकाहारी जंतु, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। शाकाहारी जंतु हम किसे कहते हैं, जो पादप सोर्स यानी पौधों से प्राप्त उत्पाद खाते हैं, है ना। पादप उत्पाद खाते हैं, जैसे कि सब्जी है, फल फ्रूट, वो क्या होते हैं, शाकाहारी जंतु हैं। मांसाहारी जो सिर्फ मांस खाते हैं, मतलब सिर्फ जंतुओं को खाते हैं। ठीक है, जो प्राणियों को खाते हैं वो क्या है, मांसाहारी। और सर्वाहारी क्या होते हैं, याद रखना, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, तो जो पौधे और जंतु दोनों का सेवन करते हैं, दोनों को खाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी गाय है, क्यों है, क्योंकि वो जंतुओं को खाती नहीं है, वो सिर्फ पादप उत्पाद खाती है। सब्जी फल फ्रूट घास, ये सब क्या है, पादप उत्पाद है। मांसाहारी शेर सिर्फ और सिर्फ मांस खाता है, इसलिए वह मांसाहारी की गिनती में आता है, याद रखना। सर्वाहारी क्या होता है, कौआ है, जैसे कि कौआ पादप उत्पाद भी खाता है, मतलब आपने कभी फल फ्रूट्स वगैरह खाते हुए देखा है ना, कभी सेब चुरा कर ले गया छत पे से, ये कभी है ना, और तो कभी रोटी चुरा कर लेकर गया। और इसी तरह कीट पतंगों को भी खाता है, तो वो क्या हो गया है, कौआ सर्वाहारी हो गया है। इस तरह आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, हमारा संगठक भी हो गया है, खाद्य भोजन हो गया है,
मकरंद मीठा रस हो गया है, अंकुरित बीज भी हो गया है, शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी। तो हमारे इस तरह पार्ट एक पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।